नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी जशपुर की, जहां अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका। साथ ही बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां आजमगढ़ थाना अहिरौला क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ। और बताएंगे कैसे प्रयागराज में मेला पुलिस ने अचला सप्तमी स्नान पर्व कराया सकुशल संपन्न। तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर जशपुर से, जहां 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने संयुक्त मंच के बैनर तले जिला मुख्यालय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार से उनकी मांगों को पूरा करने की मांग भी की गई। संयुक्त मंच के बैनर तले प्रदेश स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के आह्वान पर जशपुर के रणजीता स्टेडियम के पास स्थित हड़ताली चौक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने भारी संख्या में उपस्थित होकर हो हल्ला बोल दिया। इस दौरान पदाधिकारियों ने 8 सूत्रीय मांग को प्रमुखता से रखकर इसे पूरा करने राज्य और केंद्र की सरकार से बार बार अपील की, जिसके उपरांत संयुक्त मंच के पदाधिकारियों संघ कार्यकर्ताओं ने जशपुर कलेक्ट्रेट पहुंच प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आइए जानते हैं आखिर क्या है इनकी मांगे। आप लोग का कितने दिनों तक चलेगा? हम लोग का आज संयुक्त मंच के प्रांतीय आह्वान पर हम लोग का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन था। आज यहाँ रैली जो आज हम लोग यहाँ से रैली निकाल कर भी माननीय कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंपेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम। हम लोग के प्रमुख मांगे जो है 8 सूत्रीय हैं। और सबसे पहला मांग तो है कि नियमितीकरण, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का हम काम करते हैं, लेकिन 1975 के से काम करते हुए भी आज तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को नियमितीकरण नहीं किया गया। 4500 रुपये में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 2250 रुपये में सहायिकाएँ जो घर चला रही हैं, इस महंगाई में उसे मानदेय घर चलाने लायक कहा ही नहीं जा सकता है। हम लोग की जो प्रमुख मांगे हैं वही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मिनी कार्यकर्ता सहायिकाओं को शिक्षा कर्मियों और पंचायत कर्मियों की तरह हम लोग को शासकीय नीति निर्धारित करके शासकीय कर्मचारी घोषित करें। और दूसरा में है श्रम कानून के तहत पारिश्रमिक आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता मिनी कार्यकर्ता को कम से कम, जब तक हमको नियमितीकरण नहीं करते तब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 21,000 और सहायिकाओं को 17,850 रुपये। और तीसरा जो हम लोग का मांग है वो मिनी कार्यकर्ता जो आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है मिनी कार्यकर्ता, उनको निःशर्त मेन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में संलग्न किया जाए, क्योंकि उनके पास भी उतना ही काम होता है जितना आंगनबाड़ी केंद्रों में होता है, बल्कि 2-2 लोग का काम करती हैं, तो इनको मेन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में संलग्न किया जाए। जशपुर जिले से सी न्यूज संवाददाता जयप्रकाश श्रवानी की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना अहिरौला क्षेत्र में लूट व अपहरण की घटना करने वाला आरोपी बदमाश को पुलिस टीम काफी दिनों से तलाश कर रही थी, जिसे मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने गिरफ्तार करने के लिए घेराबंदी की व बदमाश ने पुलिस टीम पर फायर करने लगा, जिसके जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी और वो घायल होकर जमीन पर गिर गया, जिसकी पहचान राम प्रवेश यादव पुत्र सतीराम यादव निवासी लेदौरा थाना अहिरौला जिला आजमगढ़ के रूप में हुई। इसके पास से अवैध असलाहा व कारतूस बरामद हुआ है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है, जिसका खुलासा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वयं पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने किया। दिनांक 13 फरवरी को थाना अहिरौला पर 2 लड़कों के अपहरण के संबंध में FIR नंबर 55/24 धारा 365, 357, 347 IPC दर्ज किया गया था। तत्काल SO अहिरौला और उनकी टीम के द्वारा इन दोनों लड़कों को बरामद कर लिया गया था। इसमें प्रमुख नामजद अभियुक्त राम प्रवेश यादव उर्फ प्रवेश पुत्र सीताराम यादव निवासी लेदौरा थाना अहिरौला को पुलिस मुठभेड़ में आज सुबह लगभग 6:30 बजे थाना अहिरौला पुलिस के द्वारा कोठरा मोड़ के पास गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। उपचार हेतु इसको अस्पताल भेजा गया है, जहां इसकी हालत सामान्य है। इसके पास से अवैध शस्त्र व कारतूस बरामद किया गया है। इसके ऊपर पूर्व से चोरी, 307, चीटिंग और छेड़खानी समेत 6 मुकदमे दर्ज हैं। अन्य की भी गिरफ्तारी अतिशीघ्र सुनिश्चित करते हुए गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई इन सभी के विरुद्ध सुनिश्चित की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से, जहां उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ ने नगरपालिका TS राजेंद्र कुमार यादव और नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि को सौंपा ज्ञापन। संविदा कर्मचारियों ने आउटसोर्सिंग खत्म करने और 7वें वेतन आयोग से एक समान वेतन की मांग की। सभी संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। वहीं जातीय आधार पर हो रहे विभागीय उत्पीड़न के खिलाफ आयोग गठित करने की मांग की। समान काम, समान वेतन और सभी कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा की मांग की।
मामला हमीरपुर नगर पालिका परिषद का है। आइए जानते हैं इस विषय में उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी जिलाध्यक्ष लल्लू राम भारती और सुपरवाइजर नगर पालिका परिषद हमीरपुर प्रफुल्ल राज पटेल ने आगे क्या कुछ बताया। किस विभाग के कर्मचारी हैं और क्या समस्याएं हैं आप लोगों की? हमारा विभाग नगर पालिका परिषद हमीरपुर, हमारे पालिका परिषद में आउटसोर्सिंग कर्मचारी, संविदा कर्मचारी हैं, नियमित कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, जो कि हमारी सरकार किसी प्रकार का बराबर तरीके से नहीं देखा जाता, अनदेखी व्यवहार से देखा जा रहा है। किसी का 8,300 रुपया, किसी का 22,000, किसी का 45,000, इस प्रकार सरकार दे रही है। काम उतने बराबर लिया जा रहा है जो कि 50,000 वाले को मिल रहा है। तो हमारी मांगे ये है कि सभी कर्मचारियों को, चाहे आउटसोर्सिंग का हो, चाहे संविदा का हो, चाहे नियमित का हो, समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा लल्लू राम भारती नाम है, उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी जिला अध्यक्ष हूँ संघ का। जी बताइए, किस विभाग के कर्मचारी हैं और किन मांगों को लेकर आप प्रदर्शन करने को मजबूर हुए हैं? मैं प्रफुल्ल राज पटेल नगर पालिका परिषद हमीरपुर में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत हूँ। कर्मचारियों का जो आउटसोर्सिंग पे लगे हुए हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, जो उनको न्यूनतम वेतन मिल रहा है वो कम है, क्योंकि कर्मचारियों का जो महंगाई का स्तर है वो बहुत ऊपर हो चुका है, जिससे उनके बच्चों को पढ़ने के लिए, उनका स्वास्थ्य के लिए उनको दिक्कत पड़ती है, क्योंकि वो लगातार अपने विभाग को कार्य कर रहे हैं और उसमें योगदान दे रहे हैं। तो कर्मचारियों को इतना मानदेय मिले जिससे उनके परिवार और उनके बच्चों को स्वास्थ्य, शिक्षा उनका पूरा हो सके, भरण पोषण। उसके लिए सरकार को बस इतना है कि उनका एक न्यूनतम वेतन हो जिससे उनका परिवार अच्छे से चल सके और वो अपना स्वास्थ्य, शिक्षा को देख करके अपने घर को चला सके, क्योंकि उनका जो जीवन है वो इसी में निकल जाता है अपने विभाग के लिए। तो विभाग के लिए अगर उनका जीवन निकल रहा है तो उसमें कम से कम उनका इतना स्तर हो कि वो अपने परिवार के लिए कुछ कर सके, इतना उनका स्तर होना चाहिए। वर्तमान में क्या विसंगतियां हैं वेतनमान में? वेतन विसंगतियां ये हैं कि समान कार्य का समान वेतन होना चाहिए, क्योंकि आउटसोर्सिंग पे लगे कर्मचारी भी उतना ही कार्य करते हैं जितने परमानेंट भी करते हैं और जितना संविदा भी कर रहा है। तो सब एक समान कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए वेतन भी एक ही हो। अगर एक नहीं हो सकता है तो इतना वेतन हो कि जिससे उनका परिवार और उनके जो कार्य है उसके हिसाब से उनको वेतन मिले। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद में भारतीय किसान यूनियन किसान राज की राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित यतेंद्र शर्मा को उनके जिला कार्यालय पर जाकर हापुड़ थाना देहात प्रभारी निरीक्षक महेंद्र सिंह के द्वारा किया गया होम अरेस्ट। 16 फरवरी को किसानों द्वारा भारत बंद के दौरान किया गया होम अरेस्ट। भाकियू किसान राज की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष कविता शर्मा भी होम अरेस्ट की गई। थाना हापुड़ देहात प्रभारी निरीक्षक महेंद्र सिंह की देखरेख में किया गया होम अरेस्ट। होम अरेस्ट में पंडित यतेंद्र शर्मा, कविता शर्मा, अंकुर शर्मा, अजय चौधरी, नीलम तोमर, चंचल चौधरी आदि को भी किया गया होम अरेस्ट। वहीं दिल्ली नहीं जाने दिया गया। आइए जानते हैं इस विषय में भाकियू राज के राष्ट्रीय अध्यक्ष यतेंद्र शर्मा, वहीं भाकियू राज्य महिला प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष कविता शर्मा और एसपी हापुड़ अभिषेक वर्मा ने इस विषय में आगे क्या कुछ बताया। सर 16 फरवरी है, किसानों ने जो है भारत बंद कर रखा है, किन किन मुद्दों को लेकर कर रखा है? भैया किसानों के मुद्दे हैं, मुद्दे तो काफ़ी हैं, लेकिन जो हमारा मेन मुद्दा है वो है एमएसपी पे गारंटी कानून, और दूसरा है हमारा किसानों का जो कर्ज है तो माफी हो। तो सरकार तो कह रही है कि हमने जो एमएसपी थी वो वापसी कर दी। वापसी कुछ नहीं है, मोदी जी हमारे बार बार कहते हैं एमएसपी है, थी, रहेगी। तो इस पे कानून बनाने में क्या दिक्कत आ रही है लोगों को? पहले भी 13 महीने धरना किया, तब भी उन्होंने आश्वासन दिया एमएसपी कानून बनेगा। आज तक कहीं कुछ नहीं है, झूठा आश्वासन है। लखीमपुर में हमारी घटना हुई किसानों के साथ, आज तक उसमें क्या हुआ? सरकार ने क्या निर्णय लिया? क्या सत्ताधारी होने के नाते कोई कार्रवाई हुई इस पे? और जिस तरीके से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हीं किसानों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन सरकारों ने देशद्रोही साबित कर रही, तो क्या देशद्रोही की लड़ाई लड़ी जा रही है? किसान अपने मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान अपने मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार उनको देशद्रोही, पाकिस्तानी, खालिस्तानी बोल रही है। अगर खालिस्तानी है तो हिंदुस्तान से बाहर निकाल दो, तो हिंदुस्तान का किसान नहीं है वो। किसान तो हिंदुस्तान का ही है, अपनी मांग मांग रहा है तो खालिस्तानी बोला जा रहा है, तरह तरह के शब्द बोले जा रहे हैं, लाठीचार्ज किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम कविता शर्मा है और मैं भारतीय किसान एवं किसान राज से महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर।
जिस तरीके से किसानों का मुद्दा चल रहा है और जहां आज भारत बंद किया जा रहा है, तो जगह जगह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उन्हें होम अरेस्ट किया जा रहा है। तो आखिर ये ऐसी क्या प्रक्रिया है जो इन्हें होम अरेस्ट किया जा रहा है? क्योंकि सरकार की ये तानाशाही है, किसान विरोधी सरकार है ये, और सरकार को कहीं ना कहीं ये डर है कि अगर सब किसान एक साथ इकट्ठे होकर आएंगे तो अपना हक मांगेंगे, और अपने हक के लिए किसान लड़ रहा है। तो क्या जो सरकार मतलब किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये चुनावी मुद्दा दिखता नजर आ रहा है, या जो किसानों को जो अपने हक की लड़ाई लड़ती नजर आ रही है? किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, किसान को चुनावी मुद्दे से कोई लेना देना नहीं। सरकार किसी की भी आओ, किसान कोई सरकार का विरोध नहीं कर रहा, किसान सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहा है। जो किसान का हक है, किसान अपना हक मांगे। तो जिस तरीके से किसान आ रहे हैं, दिल्ली पहुंच रहे हैं, रास्ते में कील ठोकी जा रही हैं और जो डिवाइडर भी लगाया जा रहा है, तो किसान अपने जो इस हक की लड़ाई को पूरा लड़ पाएंगे या जो सरकार से पीछे हट जाएंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। मोदी जी चाहे कुछ भी कर लें, कील ठोक लें, डिवाइडर लगा लें या कुछ भी कर लें, हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और दिल्ली जाएंगे और दिल्ली पहुंचकर दिखाएंगे मोदी जी को। तो इस आंदोलन से 2024 के चुनाव पर क्या प्रक्रिया होने वाली है? देखिए 2024 का जो चुनाव है, मैं तो यही कहना चाहूंगी अपने किसान भाइयों से कि देखिए आज तक सरकार ने क्या किया है हमारे लिए, कुछ भी नहीं किया, और इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा अगर हमारे किसानों की हक की आवाज उठाने में वो कुछ भी करते हैं या वादा जो किया था उन्हें उसे पूरा नहीं करते हैं, तो इस पर सरकार को आपके कुछ ना कुछ तो असर देखने को जरूर मिलेगा। भारत बंद का ऐलान चल रहा है किसान संगठनों का, उसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे 3 जो टोल हैं वहाँ पे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई थी। ऐसा सुनने में आया था ये लोग टोल पे आकर के जाम वगैरह कर सकते हैं, लेकिन किसान संगठनों के जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे हमारी अधिकारी और सभी लोकल लेवल पे बातचीत हुई। उसके उपरांत अभी तक कहीं ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, और जो भी किसान संगठन दिल्ली की तरफ जाना चाह रहे थे उनसे भी बातचीत करके उनकी जो भी सही डिमांडें हैं उसको शासन के समक्ष रखा गया है, और अभी तक ऐसा कोई भी संगठन जनपद हापुड़ से नहीं है जो दिल्ली की तरफ जा रहा है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां माघ मेला प्रयाग की पावन धरती पर गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती के संगम में आज अचला सप्तमी के प्रमुख स्नान पर्व पर घने कोहरे के बीच भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान कर भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर दीपदान किया। इस दौरान श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन व सुरक्षित स्नान संपन्न कराने हेतु व्यापक पुलिस प्रबंध किए गए। इसके साथ ही संगम में प्रशिक्षित गोताखोरों को नियुक्त कर स्नानार्थियों की सुरक्षा हेतु कड़े प्रबंध किए गए हैं। स्टीमर के माध्यम से संगम क्षेत्र का निरीक्षण किया गया तथा श्रद्धालुओं से अनुरोध किया गया कि सावधानी पूर्वक स्नान करें। इस अवसर पर पुलिस उप महानिरीक्षक मेला प्रभारी डॉक्टर राजीव नारायण मिश्रा, IPS मेलाधिकारी दयानंद प्रसाद लगातार मेला क्षेत्र में रहकर सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कराते रहे। मेला क्षेत्र में CCTV कैमरों के द्वारा चप्पे चप्पे पर नजर रखते हुए सतर्कता बरती गई। वहीं सकुशल सुरक्षित स्नान के लिए सभी अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्र अधिकारी, थाना प्रभारीगण व प्रशासन के आला अफसर मेला क्षेत्र में निरंतर डटे रहे। मेला पुलिस की सतर्कता के फलस्वरूप भगवान सूर्य के जन्मोत्सव का पर्व अचला सप्तमी सकुशल व सुरक्षित संपन्न हुआ। प्रयागराज के माघ मेला द्वितीय स्नान के पर्व का आप ये दृश्य देख रहे हैं मेरे पीछे। 1 करोड़ से ऊपर की पब्लिक अभी तक नहा चुकी है और श्रद्धालु यहाँ से वापस जा रहे हैं। आप देखेंगे इस समय हम लोग प्रयागराज के संगम स्थित घाट पर उपस्थित है। यहाँ आप देख सकते हैं पब्लिक देखने लायक है, क्योंकि ये ऐसा माना जा रहा है कि ये कुछ मौसम का भी असर है, क्योंकि आज आप देख सकते हैं सूर्य देवता प्रसन्न है और बहुत ही ताज़ी, जिसको कहा जाए एकदम धूप इतनी ज्यादा खिली हुई है, जिसका असर है कि आज आप देखेंगे प्रयागराज में अभी तक 1 करोड़ 30 लाख की पब्लिक लमसम 10 बजे तक नहा चुकी है और अभी भी लोगों का आना रास्ते भर से लगा हुआ है। पूरे रास्ते श्रद्धालुओं की भीड़ है, लाखों करोड़ों की पब्लिक अभी भी रोड पर है जो संगम में दर्शन करने को तैयार है। जहां तक ये उम्मीद है कि शाम तक आंकड़ा 2 करोड़ 8 करोड़ की लमसम पहुंचने की जहां तक प्रशासन अनुमान लगा रहा है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट नीरज शर्मा के साथ आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर बालोद से है, जहां आज फॉरेंसिक केमिकल एवं फर्टिलाइजर विभाग भारत सरकार के संयुक्त सचिव
रविंद्र प्रताप सिंह ने सर्किट हाउस बालोद के सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक को लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत जिले के नगरीय निकायों में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों एवं उसके निराकरण की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निराकरण हेतु शेष रह गए सभी आवेदन पत्रों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए, जिससे कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजन के उद्देश्यों के अनुरूप सभी पात्र हितग्राहियों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को समुचित लाभ मिल सके। बैठक में कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल, अपर कलेक्टर चंद्रकांत कौशिक सहित नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों के अलावा संबंधित विभाग के अधिकारी गण उपस्थित थे। बैठक में केंद्रीय संयुक्त सचिव आरपी सिंह ने हितग्राहियों के द्वारा शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु विभागवार प्रस्तुत किए गए आवेदनों के संबंध में जानकारी ली। चंद्रवाल ने केंद्रीय संयुक्त सचिव आरपी सिंह को अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर विकसित भारत संकल्प यात्रा की समीक्षा हेतु जिले में आने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। खबर झांसी के मऊ रानीपुर से है, जहां शुक्रवार की दोपहर कुंजबाग बस स्टैंड पर लगभग 50 वर्षीय युवक मरणासन स्थिति में पड़ा हुआ था, जिसको देखकर भीड़ जमा हो गई। वहीं सूचना पर क्षेत्राधिकारी कोतवाली प्रभारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। मृतक की तलाशी लेने पर उसकी जेब से एक बैंक पासबुक मिलने पर उस पर दयाराम झांकरी लिखा हुआ था। मौजूद लोगों ने बताया कि टीकमगढ़ जाने वाले बस पर बैठा था, तभी वो बेहोश हो गया। बस स्टॉप के द्वारा उक्त मृतक को बस से नीचे फेंक दिया गया। उक्त बस अपने स्थान के लिए चली गई, लेकिन बस कर्मचारियों की लापरवाही देखने को मिल रही है। यदि समय रहते उक्त युवक को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा दिया गया होता तो उक्त व्यक्ति की जान बच सकती थी। आइए जानते हैं इस विषय में मौजूद लोगों ने क्या कुछ बताया। नाम आपका? कहाँ से हैं? ये जो अभी जो घटना हुई है, ये आपने कहाँ क्या देखा आपने? मैं बस में बैठा था जी। 2-4 सीट के सो कंडक्टर चढ़ा पीछे से जी। कंडक्टर आया पीछे से बुकिंग करने के लिए, सोच लीजिए वो गिर गया। वो गिर गया तो हमने सोचा ये गाड़ी में पीले होगा, तो वो सोचा वो गिर गया। बिल्कुल कौन था, पड़ा था बिल्कुल। तो हम लोग कंडक्टर 2 जन ने उठा के नीचे डाला है इसको। पारा फिर देखा ऐसा पार दिया। इतनी बात देखी। बस में बैठा था अंदर? कहाँ की बस में था वो? कहाँ की बस में था? जे टीकमगढ़ वाली बस में था। जो कौन सी बस चलती है लाल कलर की है, मधुबाला। कितने बजे की घटना है? अभी तो हुआ है आधा घंटा पौन घंटा हुआ। आध घंटे पहले जी। तो जानकारी आपको ये जो पहले जो बस में ये हार्ट अटैक हो गया था कि बाहर कहीं हुआ? नहीं, बस में हमने इसको गिरता हुआ देखा। गिरता हुआ देखा? तो बस वाले ने कहीं फोन किया किसी को? किसी ने बोला भी है, फोन भी लगाया। बस वाला यहीं डाल के चला गया। झांसी मऊ रानीपुर से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। खबर झारखंड के गिरिडीह से है, जहां बगोदर स्थित महिला प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय की सूरत जल्द ही संवरने वाली है। बगोदर विधायक विनोद सिंह के प्रयास से 6 करोड़ 18 लाख की लागत से भवन निर्माण का कार्य होगा। बता दें, नए भवन निर्माण की कार्य का शिलान्यास विधायक विनोद सिंह ने शिलापट अनावरण कर किया। वहीं वर्ग कक्ष और छात्रावास तथा वॉटरीवॉल निर्माण कार्य किया जाएगा। बगोदर में 7 दशक पुराना ये संस्थान इलाके के एक धरोहर के रूप में देखा जाता है। शिलान्यास के मौके पर विधायक ने कहा कि इस प्राचीन महाविद्यालय का भवन खंडहर में तब्दील हो चुका था। ऐसे में नए भवन से यहाँ पर अध्ययनरत भावी शिक्षिकाओं को सुविधा मिलेगी। इस संस्था के सेवानिवृत्त प्रिंसिपल अंजलि सिन्हा, वर्तमान प्रिंसिपल शिक्षक सहित कार्मिक सांसद प्रतिनिधि देवनाथ राणा, भाकपा माले नेता संदीप कुमार जायसवाल, पूर्व मुखिया संतोष रजक, माली के प्रखंड सचिव पवन कुमार महतो, घाघरा कॉलेज के सचिव अशोक यादव, लक्ष्मण महतो, पुरन महतो सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस विषय में विधायक विनोद सिंह ने आगे क्या कुछ कहा। महिला प्रशिक्षण केंद्र बगोदर की एक पहचान रही है और एक माइलस्टोन रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में यह विद्यालय जो है अपने भवन के खंडहर होने की वजह से लगातार परेशानियों से गुजर रहा था। और यूँ तो साल भर पहले इसकी स्वीकृति हो गई थी, कोविड के बाद ही हम लोगों की कोशिश थी, लेकिन कुछ तकनीकी प्रक्रियाओं से काम रुक गया था। यह विद्यालय अपने स्वर्णिम अतीत के लिए जाना जाता है, जहां हर परिवारों से अलग अलग प्रखंडों से सबकी यादें जुड़ी हैं। लड़कियों ने प्रशिक्षण लेकर के निकले और शिक्षा कार्य से जुड़े हैं। वर्तमान में इस विद्यालय में एक बार फिर से वह चमक लौटेगी, जिसमें छात्राओं के लिए 100 बेड का हॉस्टल बनने जा रहा है।
प्रशासनिक भवन बनने जा रहे हैं, क्लासरूम बनने जा रहे हैं और बाउंड्री वाल बनेंगे। टोटल लागत करीब करीब जो है 6 करोड़ 18 लाख रुपए की है। झारखंड गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अशोक कुमार की रिपोर्ट। खबर सीतापुर से, जहां परसेंडी संवाद देश की रक्षा करने वाले जवान की अकस्मात हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। बता दें, जानकारी के अनुसार छुट्टी पर गांव आए बीएसएफ के जवान योगेंद्र कुमार वर्मा की हृदय गति रुक जाने से बृहस्पतिवार को मृत्यु हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। इलाके में सूचना मिलने पर मातमी सन्नाटा पसर गया। इस समय मणिपुर में ज्वलंत परिस्थिति होने पर अपनी बटालियन के साथ एसआई के पद पर नियुक्त रहकर अपना पूरा जीवन देश की रक्षा के प्रति समर्पित कर चुके थे। मृत्यु के पश्चात सीतापुर के लालकुंड की जन्मभूमि पर लाया गया और बटालियन को मृत्यु की सूचना दी गई। सूचना मिलने पर उच्च अधिकारियों ने पहुंचकर शस्त्र सलामी देते हुए तिरंगे अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर हजारों ग्रामीण तथा क्षेत्रीय लोगों ने उपस्थित रहकर श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा को शांति मिले, ऐसी प्रार्थना भी की। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। यूपी के सोनभद्र जिले में एक बार फिर संपत्ति के लिए रिश्तों का कत्ल देखने को मिला। एक कलयुगी बेटे ने अपने बाप की फावड़ी से काटकर हत्या कर दी। घटना के बाद बेटा मौके से फरार हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मौके पर एसएसपी ऑपरेशन त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी मौके पर पहुंचकर जांच की तो हत्या की वजह संपत्ति विवाद बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के बघाड़ू गांव के जरहर टोला निवासी 50 वर्षीय बैजनाथ की 4 शादियां हुई हैं। ग्रामीणों के मुताबिक बैजनाथ को पहली पत्नी से 2 लड़के, दूसरी व तीसरी पत्नी छोड़कर चली गई। चौथी पत्नी कुछ दिन पूर्व एक 3 वर्षीय बच्ची को लेकर आई। इसके बाद से ही परिवार में संपत्ति विवाद बढ़ गया है। वहीं इस मामले में एसएसपी ऑपरेशन त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। कल बघाड़ू गांव में बैजनाथ खरवार की हत्या हुई है। ये हत्या उसके पुत्र सुरेश खरवार ने किया है। घटना का कारण ये है कि बैजनाथ खरवार ने 4 शादियां की थी। ये चौथी शादी जब से हुई है लगभग 7 माह पूर्व, तभी से पिता पुत्र में घरेलू कलह बना हुआ था। वो जो नई पत्नी आई थी वो ज़मीन अपने नाम करवाना चाहती थी, जिसको लेकर के घर में प्राय झगड़ा होता था। कल रात में जैसे ही वो आया, सुरेश कहीं गया हुआ था, शाम को 7 बजे के आसपास आया है तो घर में झगड़ा हुई है और फिर उसने फावड़े से अपने पिता की हत्या कर दी। आरोपी पकड़ा गया है? आरोपी पकड़ा गया। जी सर। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट। बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।